दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज डील करेंगे हम लोग श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन क्या होता है? श्वसन जो है, श्वसन हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। श्वसन जो है हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसे हम कह सकते हैं कि यह जन्म से मृत्यु तक होती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। ये इसलिए हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इस क्रिया में होता क्या है? इस क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के उपरांत ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो है ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन जो होती है ये रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक जाती है। कोशिकाओं में जो उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन जो होता है, ये भोजन उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के उपरांत एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे पहले जो है कैसी रिएक्शन होती है। जैसे माना कि कोई सेल है, सेल में पहुंचता है क्या? भोजन C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका जो है ऑक्सीकरण हो जाएगा भोजन का। तो जो भोज्य पदार्थ माना कि ग्लूकोज है, भोजन जो होगा वो कोशिका में ग्लूकोज की फॉर्म में होगा और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के द्वारा। अब बनेगा क्या? कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होगा उसमें क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो ये इतना बनेगा। अब इसमें CO2 भी बन रही है, H2O और ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो होती है जैविक क्रियाओं को करने के लिए यूज में ले ली जाती है। CO2 जो है ये शरीर से बाहर श्वास क्रिया के द्वारा ही बाहर निकाल दी जाती है और ये श्वास क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। ये जो CO2 बाहर निकाली जा रही है ये भी इसी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से निकलती है। जल और ऊर्जा भी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से निकलते हैं। ठीक है, अगला, एक ग्लूकोज का अगर एक अणु ब्रेक होता है, ग्लूकोज का अगर एक अणु जो है ब्रेक होता है तो उससे 38 ATP का निर्माण होता है। ATP इसके पहले हम लोग पढ़ चुके। ATP क्या है? ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ये उच्च ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, तो एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 38 ATP का निर्माण होता है। मींस ये 673 किलो कैलोरी जो है ये 38 ATP के बराबर होगी। 38 ATP एनर्जी होती है। ठीक है, एक ग्लूकोज का अणु अगर ब्रेक हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यहाँ, और फिर ये ऑक्सीकृत होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये रुधिर के ही माध्यम से कहाँ पहुंचा दी जाती है? फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है और फेफड़ों में जब पहुंचेगी, फेफड़ों के वायुकोश की वायु में, और वायुकोश की वायु से फिर श्वास क्रिया के द्वारा जो होता है उसे बाहर हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है श्वसन कहलाती है। अच्छा, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं, जैसे श्वसन क्रिया में पहली बात होता है क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है इन्वायरमेंट से या वायुमंडल से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वही ऑक्सीजन रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है इसमें जो भी अंग जो सहायक होते हैं इन्हें हम सहायक श्वसन अंग कहते हैं और मुख्य श्वसन अंग फेफड़े कहलाते हैं। सहायक श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं हम ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सहायक श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, सहायक श्वसन अंग पहला क्या होता है? नासिका एवं नासामार्ग।
नासिका एवं नासामार्ग। नासिका एवं नासामार्ग, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोज एंड नेजल पैसेज। नोज एंड नेजल पैसेज, ठीक है। नोज एंड नेजल पैसेज कहते हैं इसे, नासिका एवं हम नासा मार्ग कहते हैं, ठीक है। तो नासिका एवं नासा मार्ग ये होता क्या है? देखिए, जो चेहरे पर देखा होगा कि दो छिद्र के द्वारा एक नासिका खुलती है। नासिका जो होती है, नासिका या नोज या उसे हम नाक कहते हैं, ये चेहरे पर दो छिद्रों के द्वारा खुलती है। इन छिद्रों को हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इन छिद्रों को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स मतलब होता है नासा छिद्र। नॉस्ट्रिल्स मतलब नासा छिद्र। नासा छिद्रों के द्वारा ये चेहरे पर जो है सामने की ओर, बाहर की ओर खुलती है। ये कहें नासिका जो होती है दो नासा छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। फिर इसके जस्ट आगे का भाग जो होता है ये नासा मार्ग कहलाता है। नासा मार्ग, नासा मार्ग या नासा गुहा हम कह लें। नासा छिद्रों के जस्ट बाद जो होता है, थोड़ा सा चौड़ा भाग जो होता है, वो नासा गुहा कहलाता है। नासा गुहा जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है। नासा गुहा दो भागों में डिवाइड होती है, जैसे इस टाइप से नोज होती है। इस टाइप से अगर है तो ये बीच में एक कार्टिलेज की एक दीवार पाई जाती है। बीच में एक कार्टिलेज की दीवार पाई जाती है। तो जो बीच में कार्टिलेज की दीवार होती है, कार्टिलेज मतलब उपास्थि की, ठीक है, ये उपास्थि की दीवार होती है। अब ये नासा छिद्र हो गए। ये सामने के दो छिद्र जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। और ये जो आगे का भाग होता है ये हल्का, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ये आगे का जो चौड़ा भाग होता है ये नासा गुहा कहलाता है। क्या कहलाएगा? नासा गुहा। ये जो नासा गुहा होती है, नासा गुहा या इसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, ये एक जो है उपास्थि की पट के द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है। ये जो उपास्थि का पट होता है कार्टिलेज का बना हुआ, जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। नेजल सेप्टम, या फिर हिंदी में इसको हम नासा पट, हिंदी में नासा पट कहते हैं, ठीक है। तो ये नासा पट होता है, नासा पट, और ये नासा गुहा। फिर एक चीज और हमने देखी होगी कि नासा गुहा जो होती है, नासा गुहा में कुछ रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, या हम कहते हैं कि रोम या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो रोम जो पाए जाते हैं यहाँ पर, इसमें ये आंतरिक कला में यहाँ पर रोम पाए जाते हैं, और अंदर यहाँ भी नहीं होते हैं, आगे की ओर तो नहीं होते हैं, हमारे मुख में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो नेजल कैविटी जो होती है, इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये जैसे ऊपर स्किन पाई जाती है, तो बॉडी सरफेस पर जो भी स्किन है उसमें हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस पर जो स्किन पाई जाती है उस पर हेयर्स होते हैं, और यही जो स्किन होती है, ये स्किन क्या हो जाती है, अंदर की ओर फोल्ड होकर के इनर लेयर ऑफ नेजल कैविटी का निर्माण करती है, ठीक है। जिसलिए उसमें भी क्या होते हैं, रोम सदृश संरचनाएं निकली हुई होती हैं। और ये जो रोम सदृश संरचनाएं होती हैं, ये रोम जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब रोम होते हैं या उसमें बाल होते हैं, कह लें कि नासा गुहा में, तो ये बाहर से जो हम वायु को ग्रहण करते हैं, वायु के साथ ऑक्सीजन जाती है, लेकिन उस वायु में कुछ सूक्ष्म जीव भी उपस्थित होते हैं, या धूल के कण हैं। तो ये सब जो धूल के कण हैं, हानिकारक कण या सूक्ष्म जीव हैं, इनको क्या करते हैं कि ये इन्हीं हेयर्स में फंस जाते हैं और अंदर की ओर नहीं जाते हैं। स्वच्छ वायु ही सिर्फ अंदर फेफड़ों तक पहुंच पाती है। मतलब ये जो होते हैं एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करते हैं, मतलब सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं हेयर्स। दूसरा एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, देखा होगा आपने कि जो नोज जो होती है, नोज या नेजल कैविटी जो होती है, नेजल कैविटी में अंदर एक झिल्ली
पाई जाती है, श्लेष्मक झिल्ली का आवरण होता है। नेजल कैविटी में एक श्लेष्मक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। श्लेष्मक झिल्ली का जो आवरण होता है उससे एक श्लेष्मक पदार्थ स्रावित होता रहता है। श्लेष्मक पदार्थ होता है, या हम कहते हैं कि म्यूकस जो होता है वो सेक्रीट होता रहता है। जो म्यूकस सेक्रीट होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है? पहली बात तो जैसे वायु के साथ में जो भी, जैसे फंस करके वायु के साथ में जो भी उसमें धूल के कण या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हम कह लें, हानिकारक कण, ये सब अगर अंदर जा रहे हैं तो कुछ बालों में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। अगर उनसे भी बालों को भी क्रॉस करके अगर आगे निकल गए तो जो लेयर होती है, पहली बात तो ये नासा गुहा को और नासा मार्ग को नम बनाए रखने का कार्य करता है। जो श्लेष्मक आवरण होता है नम बनाए रखता है। दूसरी बात यह होती है कि इसमें जो नासा गुहा को पहली बात तो नम बनाए रखेगा, दूसरी बात जो भी हेयर्स को क्रॉस कर जाते हैं, हेयर्स को क्रॉस कर जाते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं या कुछ हानिकारक कण हैं, धूल के कण हैं, तो ये जब उसको क्रॉस कर जाते हैं हेयर्स को, मींस फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर को जब क्रॉस कर जाते हैं तो सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और उससे स्रावित जो म्यूकस होता है वो उसको नम बनाए रखता है और उसमें ये जाकर के चिपक जाते हैं उस श्लेष्म में चिपक जाते हैं और अंदर स्वच्छ वायु भी पहुंचती है। ठीक है, तो ये होता है नासिका एवं नासामार्ग। दूसरी बात क्या है, दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट जो होता है स्वरयंत्र या कंठ, स्वरयंत्र या इसी को कंठ कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लैरिंग्स कहते हैं, इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। तो ये कैसा होता है? देखिए क्या है, ये एक बॉक्स नुमा संरचना होती है। यह एक बॉक्स के आकार की संरचना होती है, बॉक्स नुमा संरचना होती है जो गले में सामने की ओर स्थित होती है। पुरुषों में ये अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है, पुरुषों में ये अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है और स्त्रियों में इसमें उभार कम होता है। ठीक है, और इसका जो कंठ, जो इसमें गुहा होती है उसे हम क्या कहेंगे? कंठकोश कहते हैं। जो इसके द्वारा बनी हुई, जो इसके बीच की जो गुहा होती है उसे हम कंठ कोश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कंठकोश कहते हैं। कंठकोश में दो पेशीय वक्रज पाए जाते हैं। पेशीय वक्रज, वक्रज को इंग्लिश में हम वोकल कार्ड कहते हैं। वोकल कार्ड कहते हैं। वोकल कार्ड या वक्रज जो होते हैं, ये वक्रज पाए जाते हैं, एक जोड़ी होता है। ठीक है, ये वक्रज जो होते हैं इनमें जब कंपन होता है, इनमें वाइब्रेशन से ही क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है बॉक्सनुमा संरचना होती है, इसलिए उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। ठीक है, अगला पार्ट क्या होता है? अगला पार्ट देखिए होता है श्वास नली। अगला क्या होता है? श्वास नली। ठीक, या इसी को हम ट्रैकिया या फिर विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, श्वास नली या इसी को वायु नली भी कहते हैं। तो श्वास नली जो होती है इसकी लंबाई ये लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और इसका जो व्यास होता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका व्यास जो होता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई जो होती है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ये गर्दन की पूरी लंबाई में फैली होती है, गर्दन की पूरी लंबाई में फैली होती है। इसे हम श्वास नली कहते हैं। श्वास नली में कुछ उपास्थि के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली में उपास्थि के कुछ अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, पिचकने नहीं देते, पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। और ये जो श्वास नली होती है ये वक्ष गुहा में पहुंचकर दो महीन शाखाओं में, या हम कह लें कि दो पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। और दो शाखाओं में जो डिवाइड होती है उन दोनों शाखाओं को हम क्या कहेंगे? श्वसनी कहते हैं। दोनों शाखाओं को क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो श्वसन क्रिया में जितने भी सहायक जो अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहेंगे। अब इनमें से नासिका नासामार्ग है, स्वरयंत्र या कंठ है और श्वास नली है, इसको हम सहायक श्वसन अंग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सहायक श्वसन अंग कहते हैं। और दूसरा जो लंग्स होते हैं उन्हें हम मुख्य श्वसन अंग कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य श्वसन अंग को हम लोग जो है डायग्राम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। तो ठीक है, अब हम देखते हैं
लंग्स मीन्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, मुख्य श्वसन अंग फेफड़े। तो फेफड़े क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो है एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं या फिर दो फेफड़े पाए जाते हैं, ऐसे कह लें, या एक जोड़ी होते हैं, ठीक है, जो वक्ष गुहा में दोनों, जैसे ये होता है मेरुदंड के दोनों ओर हम कह लें, या सीधे जो है वक्ष गुहा में दो तरफ जो होते हैं, हृदय है, हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं, हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है। या हम जो है इसमें जो बायां फेफड़ा होता है और दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा जो होता है वो दो पालियों का बना होता है, दो ही पालियां इसमें होती हैं, और जो दायां फेफड़ा होता है वो तीन पालियों का बना होता है, ठीक है। या हम कह लें कि बायां फेफड़ा जो होता है दो पिंडकों का बना होता है, दो पिंडकों का, और जो दायां फेफड़ा होता है वो तीन पिंडकों का बना होता है। एक पिंड, ये पिंडक, दूसरा ये और ये, एक दो और तीन पिंडकों का बना होता है। दायां फेफड़ा जो होगा एक दो और तीन पिंडकों का बना होता है। अच्छा, जो फेफड़े होते हैं, पहले अभी हमने इसके पहले जस्ट बताया था कि श्वासनली जो होती है, श्वासनली की इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई होती है, मतलब ये इसकी मोटाई होती है, जो नली होती है लगभग 1.5 या फिर 2.5 व्यास की होती है, ठीक है। दूसरी बात कि वायुनाल या श्वास नली जो होती थी, ये हमने कहा था कि श्वास नली आगे की ओर जब वक्ष गुहा में पहुंचती है तो ये दो महीन शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, दो महीन शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। दो महीन शाखाओं में जब डिवाइड होगी तो दो इन महीन शाखाओं को हम श्वसनी कहेंगे, और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करने के बाद, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद महीन शाखाओं में बढ़ जाती है, और जब अत्यंत महीन शाखाओं में बढ़ती है तो उन महीन शाखाओं को हम उपनलिकाएं या फिर श्वसनिकाएं कहते हैं, ठीक है, उपनलिकाएं या श्वसनिकाएं कहते हैं। ये श्वसनिकाएं कहलाती हैं। अंदर प्रत्येक श्वसनिका जो होती है वो फेफड़े में वायुकोश में जाकर के खुलती है, प्रत्येक श्वसनिका जो होती है वो वायुकोश में जाकर के खुलती है, ठीक है। तो वायुकोश में जाकर के खुलेगी। वायुकोश क्या होता है, ठीक है। तो ये जो श्वसनिका होती है ये आगे की ओर जाकर के एक फूल जाती है जो कूपिका सदृश संरचना बनाती है, ये फूल जाएगी जिसे हम कूपिका कहते हैं, ठीक है। अब कूपिका, प्रत्येक कूपिका तक, या हम कह लें कि जो श्वासनली होती है, श्वासनली श्वसनिका में, श्वसनिका श्वसन जो है श्वसनी, और श्वसनी जो है श्वसनिका में डिवाइड होती है। मतलब श्वासनली या वायुनली जो होती है वो श्वसनी में डिवाइड होती है, श्वसनी जो होती है वो श्वसनिकाओं में डिवाइड होती है। श्वसनिकाओं में डिवाइड होने के बाद ये प्रत्येक श्वसनिकाएं जो होती हैं एक जाकर के एक आगे इनके सिरे पर उभार एक बनता है या इस सिरे पर फूल जाती हैं, जिसे हम कूपिका कहते हैं, ठीक है। ये जो कूपिकाएं होती हैं इन्हें वायुकोश या एल्वियोलाई कहेंगे, ये वायुकोश कहलाते हैं। क्या होंगे? वायुकोश। देखा होगा फेफड़ों में मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई पड़ती है, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। तो ये प्रत्येक इसका जो एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, उसे हम वायुकोश कहते हैं। फेफड़ों में जो वायुकोश है, वायुकोश की संख्या होती है लगभग 15 करोड़। फेफड़ों में वायुकोश की संख्या लगभग 15 करोड़ होती है। वायु जो होती है वो आती है और वायु जो है श्वसनी से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से फिर प्रत्येक वायुकोश तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये वहां तक वायु जो है पहुंच जाती है। अच्छा, ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिस झिल्ली को या उस आवरण को हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं, ठीक है। इस आवरण को क्या कहेंगे? हम फुफ्फुस आवरण कहेंगे। और इसके द्वारा जो बनी एक गुहा होती है, ये झिल्ली के बीच का जो खाली स्थान होता है, इसे हम फुफ्फुस गुहा कहते हैं। और ये जो फुफ्फुस गुहा होती है, फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, लसदार तरल पदार्थ भरा होता है, जो क्या करता है कि इस जो है इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है। मतलब फेफड़ों को बाह्य आघात तथा झटकों से बचाता है, फेफड़ों को बाह्य आघात तथा झटकों से बचाता है, ठीक है। तो ये संरचना है इसकी फेफड़े की, ठीक है।
तो ये जो लंग्स है, लंग्स में हमने इसकी स्ट्रक्चर में एक चीज़ और, इनकी पोजीशन जो होती है, पोजीशन क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि वक्ष भाग में हृदय के दोनों ओर स्थित होता है। यस सर। ठीक है, हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। और इनका कलर जो होता है, ये कलर जो होगा क्या होगा, सलेटी रंग के होते हैं। कलर कैसा होता है, सलेटी रंग के होते हैं। ठीक है, स्पंजी होते हैं। स्पंजी मतलब ये वाइकोस इनके अंदर है, वाइकोस पाए जाते हैं। ये जो है इनका आयतन घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, ये अगर आयतन, वक्षगुहा का आयतन जो घटता है तो ये जो है सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब वक्षगुहा का आयतन बढ़ता है तो फैल जाते हैं। मतलब इनकी संरचना कैसी होती है, स्पंजी होती है। स्पंज जैसे होता है, उसको जल में डाल दो, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, या स्पंज ऐसा ही है। स्पंज को देखा है, दबाते हैं तो दब जाता है, आकार कम हो जाता है, पतला हो जाता है और फिर छोड़ देता है, फिर अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये स्पंजी भी होते हैं। और दूसरी बात, इसके बाद क्या आता है कि देखिए, हम अगर पढ़ेंगे कि लंग्स, कैपेसिटी ऑफ लंग्स, कैपेसिटी ऑफ लंग्स, फेफड़ों की सामर्थ्य, कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, फेफड़ों की सामर्थ्य क्या होती है, फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों में 2.5 लीटर एयर जो होती है ये सदैव भरी रहती है। फेफड़ों में 2.5 लीटर एयर जो होती है ये सदैव भरी रहती है, 2.5 लीटर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ये 2.5 लीटर एयर हमेशा भरी रहेगी। और दूसरी बात क्या होता है, एक बार में जब हम वायु को अंदर खींचते हैं और वायु को फिर बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया में जब वायु को हम बाहर खींचते हैं और खींचने वाली वायु का वॉल्यूम कितना होता है और छोड़ने वाली वॉल्यूम उसका कितना होगा वायु का। ठीक है, तो अंदर जब हम खींचते हैं वायु को सांस क्रिया में या ब्रीदिंग के टाइम 0.5 लीटर एयर को अंदर की ओर खींचते हैं और 0.5 लीटर एयर को ही बाहर की ओर निकालते हैं। 0.5 लीटर एयर को जब अंदर खींचेंगे तो अंदर जो वायु हो जाती है वो 3 लीटर हो जाती है, 3 लीटर होगी। ठीक है, और फिर हम 0.5 लीटर निकाल देंगे। पहले जब अंदर की ओर खींचेंगे तो 2.5 लीटर है, 0.5 लीटर और जाएगी, 3 लीटर हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे, फिर वो 2.5 लीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है, एक बार में अंदर खींचने और निकाली गई जो वायु का आयतन जो होता है वो 0.5 लीटर होता है। और हमारी जो लंग्स हैं, लंग्स की जो, इसमें जैसे एक बार में हम अगर खींच के वायु को अंदर भरते हैं तो कितनी अधिकतम वायु हम भर सकते हैं, तो उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, 3.5 लीटर वायु जो होती है वो अंदर एकदम से भरी जा सकती है। ठीक है, तो जो वायु हम जैसे देखते हैं कि इसमें भरी होती है, ऑलरेडी लंग्स में अगर भरी होती है जो वायु, उसकी मात्रा क्या होती है, उसका वॉल्यूम जो होता है, उसका आयतन जो होता है 2.5 लीटर होता है। इसे हम कहते हैं कार्यात्मक अवशेष वायु, कार्यात्मक अवशेष वायु। ठीक है, और जो 0.5 लीटर हम अंदर की ओर खींचते हैं और 0.5 लीटर ही बाहर की ओर निकालते हैं, इसे हम प्रवाही वायु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रवाही वायु कहते हैं। ठीक है, ये प्रवाही वायु होती है। और ये जो होती है कार्यात्मक अवशेष वायु कहलाती है, जो हमेशा अंदर भरी रहती है। जितना वॉल्यूम भी होता है, 2.5 लीटर वॉल्यूम जो होता है वो हर समय अंदर सदैव विद्यमान रहता है, उसे हम कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है जैसे श्वासोच्छ्वास क्रिया या ब्रीदिंग क्या है। मोस्टली हम लोग यही मानते हैं कि ब्रीदिंग जो होता है, मतलब सामान्यतः श्वसन को कहते हैं। ब्रीदिंग है क्या, ये हम देखते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। तो और देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है, मतलब वायुमंडल से स्वच्छ वायु को फेफड़ों तक पहुंचना, वायुमंडल से या वातावरण से स्वच्छ वायु का वायु जो है फेफड़ों तक पहुंचना, तथा अशुद्ध वायु को, मीन्स जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वो ब्रीदिंग कहलाती है। या ब्रीदिंग को ऐसे सामान्यतः हम सांस लेना कहते हैं। सांस लेने में क्या करते हैं, एक बार हम सांस को अंदर खींचते हैं, वायु को अंदर खींचते हैं और वायु को बाहर निकालते हैं। एक बार वायु को बाहर जो निकालने और अंदर खींचने की जो क्रिया होती है, इसको मिला करके हम ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
तो इसके दो चरण होते हैं, या हम कह लें कि श्वासोच्छ्वास के दो चरण होते हैं, या श्वासोच्छ्वास क्रिया जो होती है दो चरणों में संपन्न होती है। पहली बात तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होगी अगर देखा जाए, श्वास की दर जो होती है, श्वास की दर या रेट ऑफ ब्रीदिंग हम कह लें, वो होती है 12 से 18 बार पर मिनट, 12 से 18 बार पर मिनट होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि अभी श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग जो होता है दो चरणों में, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। तो दो चरण इसके कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है निःश्वसन, निःश्वसन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पहला निःश्वसन और दूसरा ये अंतःश्वसन हम कह लें उसको, इसी को हम अंतःश्वसन कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, अंतःश्वसन, और दूसरा बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। ठीक है, ये क्रिया जो होती है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनहेलेशन या इनस्पायरेशन, इनस्पायरेशन, इनस्पायरेशन। ठीक है, और ये जो होती है इस क्रिया को इंग्लिश में हम एक्सहेलेशन कहते हैं, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन का मतलब होता है कि हम वायु को अंदर खींचने की क्रिया जो होती है वो अंतःश्वसन कहलाती है, और वायु को बाहर निकालने की क्रिया, फेफड़ों से वायुमंडल में बाहर की ओर निकालने की क्रिया जो होती है वो बाह्य श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो अंतःश्वसन क्या होता है, पहली बात तो देखिए जो हमारे जो है उदर भाग में जो डायाफ्राम पाई जाती है, डायाफ्राम या जिसे हम तंतुपट कहते हैं, डायाफ्राम एक अस्थि होती है जो गुंबद के आकार की होती है, ऐसे गुंबद के आकार की, ये डायाफ्राम है। जैसे ये गुंबद के आकार की जो होती है, गुंबद के आकार की मतलब क्या, उभरी हुई सी होती है ऊपर की ओर। ठीक है, उभरी होती है, और ये उभरी कैसे, रेडियल पेशियों के सिकुड़ने के कारण। ठीक है, डायाफ्राम चपटा हो जाएगा, पहले उभरा होगा ऐसे, उभार होगा, गुंबदाकार होगी हम कह लें। ठीक है, अब रेडियल पेशियों के सिकुड़ने के कारण जब वो सिकुड़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, मींस ये ऐसे इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, अब जब ये चपटा हो जाएगा तो मतलब अभी तक ये यहाँ थी, अब जब ये सीधी हो जाएगी तो इतना जो है स्पेस ही खाली हो जाएगा, मतलब आयतन जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े भी होंगे, क्या होंगे, आकार में बढ़ेंगे। फेफड़े जब आकार में बढ़ेंगे तो फेफड़ों के अंदर क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा। जब वायुदाब कम होगा, किसके कंपैरिजन में, वायुदाब कम होगा वायुमंडलीय वायुदाब के कंपैरिजन में। तो जब वायुमंडल में वायुदाब अधिक है और फेफड़ों में वायुदाब कम है तो वायु जो होगी वो अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगी। जो प्रवेश करने की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, अंतःश्वसन या इनहेलेशन या इनस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती, अब जब ये अंतरापर्श जो ये रेडियल पेशियां होती हैं, सॉरी ये जो रेडियल पेशियां होंगी, रेडियल मसल्स जो होती हैं, ये जब पहले सिकुड़ी थी और फिर जो है दोबारा रिलैक्सेशन में आएंगी, रिलैक्स होंगी। ठीक है, और ये फैलेंगी हम कह लें, जब फैल जाएंगी तो ये जो डायाफ्राम होगा, ये डायाफ्राम पहले गुंबदाकार था फिर सीधा हुआ था। ठीक है, अब ये क्या होगा, फिर अपनी जो है पुरानी अवस्था में आ जाएगा या अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, पूर्वावस्था में पहुंच जाएगा। जब पूर्वावस्था में पहुंच जाएगा तो इसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, और जब आयतन घट जाएगा तो आयतन घटने से फेफड़े भी क्या होंगे, फेफड़े भी आकार में सिकुड़ेंगे। जब फेफड़े आकार में सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, फेफड़ों के अंदर वायुदाब बढ़ जाएगा वायुमंडलीय दाब के कंपैरिजन में। इसलिए वायुदाब जब फेफड़ों के अंदर अधिक होगा और वायुमंडल में कम होगा
तो क्या होगा कि वायु जो होगी वो फेफड़ों से बाहर निकल आएगी। तो फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, जब वायु फेफड़ों से बाहर निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन या वायु श्वसन या इनहेलेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो होती है ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहली जो होती है अंतःश्वसन कहलाती, दूसरी बाह्य श्वसन या इनको हम इंग्लिश में कह लें इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये क्रिया जो है ये हम श्वासोच्छ्वास को यहाँ पर जो है कंप्लीट करते हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।